हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ये है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो इसके बाद करीबन 1 से 2 लेक्चर और आने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, एंड देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपर फाइन स्प्लिटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जब हम जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा जो प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लाइंस है वो और भी ज़्यादा लाइंस के अंदर बटी हुई होती है। तो ये जो लाइंस हैं, जो स्प्लिटिंग लाइंस हैं, जो और भी ज़्यादा फाइन लाइंस के अंदर बटी हुई होती हैं, तो इनको हम हाइपर लाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये किस लिए होता है? ये होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वीक इंटरेक्शन होता है, ड्यू टू वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसकी में जो वीक इंटरेक्शन होता है, उन दोनों की वजह से हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उस टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम L+S से शो कर रहे थे। यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, न्यूक्लियर स्पिन। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? न्यूक्लियर स्पिन। तो न्यूक्लियर स्पिन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो बन जाएगा F=J+I। F=J+I, जहां ये जो I है, इस I को हम क्या नाम देंगे? I को नाम देंगे न्यूक्लियर स्पिन, और जो J है ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा टोटल। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमारा जो है आएगा न्यूक्लियर स्पिन को कंसीडर करने के बाद, उसको हम लिखेंगे F से। तो J हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक एंगुलर मोमेंटम, I हो गया न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और F हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को या स्पिन एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे I का मैग्नीट्यूड है √I+H H कट। इसका हमें जेड कंपोनेंट लेना है। जैसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट लेते थे, टोटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, वैसे ही इसका जेड कंपोनेंट। तो इसका जो जेड कंपोनेंट आएगा वो आएगा IZ=MI H कट। जैसे ml की वैल्यू होती है -L से L तक, वैसे ही mi की जो वैल्यू होगी वो -I से लेके I तक होगी, -I से लेके I तक होगी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे लिखेंगे? μI=GI √I+1 और μn। ये μn जो है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटोन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटोन। एक हमने पढ़ा था बोहर्स मैग्नेटोन, ये है न्यूक्लियर मैग्नेटोन। एक बात याद रखिएगा, बोहर्स मैग्नेटोन की जब बात होगी तो वहां पर मास इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉन का, और जब न्यूक्लियर मैग्नेटोन की बात होगी तो वहां पर मास जो है इंक्लूड होता है प्रोटॉन का। यहाँ जो ये GI लिखा हुआ है, इस GI को हम बोलेंगे न्यूक्लियर G फैक्टर, और जो μn है न्यूक्लियर मैग्नेटोन। वैल्यू इसकी ठीक वैसी होगी जैसे बोहर मैग्नेटोन की है। वहां फॉर्मूला होता है EH कट अपॉन 4πme। जब बोहर मैग्नेटोन की बात होती है तो वहां 4πme लिखा होता है, यहां लिखा हुआ है MP, है ना। तो μb, अगर μb को मैं लिखता हूं तो वो होता है EH कट अपॉन 4πme। ये अगर फॉर्मूला है तो ये है बोहर मैग्नेटोन का। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बोहर मैग्नेटोन है वो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, और जो न्यूक्लियर मैग्नेटोन है वो लिखा जाता है प्रोटॉन के मास के लिए। टोटल एंगुलर मोमेंटम जैसे हम J की वैल्यू लिखते थे वैसे ही बन जाएगा, यानी कि √F+1 H कट, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक होंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ I-J, इसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? I+J की इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। I और J के बीच में यदि हमें एंगल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जैसे JL का हम निकालते थे वैसे यहां पर होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा F+1 -JJ+1 I+1 अपॉन √2 JJ+1 और I+1। तो ये कहां से आ रहा है? ये वेक्टर मॉडल ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आ रहा है। जैसे हम वेक्टर मॉडल बनाते थे वही ये वाला वेक्टर मॉडल बनाते थे, तो ये उसी वेक्टर मॉडल से यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है। ये फॉर्मूला के ऊपर आपसे इन दोनों के बीच में एंगल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपरफाइन लेवल्स कितने बनेंगे? तो हाइपरफाइन लेवल्स को आप कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ लेवल्स पहला तो या तो होगा 2J+1 और या होगा 2I+1। हम दोनों में से लेना कौन सा है? दोनों में से जो मिनिमम हो। इफ J लेस देन I तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स होंगे 2J+1, और इफ I लेस देन J तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2I+1, यानी कि दोनों में से जो मिनिमम होगा, स्मॉल वैल्यू होगी, वो आपको कंसिडर करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा डीजेनरेसी, तो डीजेनरेसी को हम लिखेंगे G से, और डीजेनरेसी किसके बराबर होगी? 2F+1 के इक्वल होगी।
सिलेक्शन रूल यहां पर क्या होगा, सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा एफ इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1, 0 से 0 एफ का जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होगा, तो ये जो है ये क्या होगा, फॉरबिडन, ये होगा फॉरबिडन। और ये वाला जो ट्रांजिशन है ये कौन सा ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन। इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो कैसे लिखा जाएगा, 2s+1 LJ और यहाँ लिखा जाएगा f, LJF। एग्जाम्पल के लिए 2p3/2 और यहाँ लिखा हुआ है f लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, ये सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले आपको देखने हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। उसके बाद हाइपरफाइन एनर्जी सेपरेशन, एनर्जी सेपरेशन का जो एनर्जी शिफ्ट का हाइपरफाइन का फॉर्मूला है ये है डेल्टा EF A/2 f(f+1) माइनस I+1 माइनस J+1, जहाँ A जो है वो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है। और हायर वैल्यू F वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंग होती है किसके, दोनों में से जो हाई एनर्जी होती है उसके करस्पॉन्डिंग हायर वैल्यू ली जाती है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कोर्स के अंदर करा रखे हैं। फिर यहाँ पर कई बार आपसे सेपरेशन में निकलवाया जाता है, एक बार इसकी वैल्यू f ली जाती है, f+1 रखवाया जाता है, यहाँ पे f की जगह f+1 रखोगे, डिफरेंस निकालोगे तो फिर फॉर्मूला बन के आता है AF(f+1), है ना, वो डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। खैर अभी तो ये फॉर्मूला याद रखो आप। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द टोटल एंगुलर मोमेंटम इंक्लूड न्यूक्लियर स्पिन इज, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम यदि न्यूक्लियर स्पिन को कंसिडर किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, F इक्वल्स टू L+I नहीं J+I, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, F इक्वल्स टू J+I। फिर है यदि I की वैल्यू 3/2 है, J की वैल्यू 1 है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ F क्या होगी। तो हमारे पास ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो F की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, I माइनस J से लेकर, और ये वैल्यू कहाँ तक जाती है, I प्लस J तक जाती है। तो I माइनस J यानी कि 3/2 माइनस 1 से लेकर ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 3/2 प्लस 1 तक जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5/2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 एक टर्म आएगा, 3/2 एक टर्म आएगा और 5/2 एक टर्म आएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स फॉर I इक्वल्स टू 3/2 और J इक्वल्स टू 1/2, दोनों में से मिनिमम देख के और उसके बाद निकाल लो। तो यहाँ I की जो वैल्यू है वो 3/2 गिवन है और J की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2। तो J लेस देन हो गया I, J लेस देन हो गया I, तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स, नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 2J+1। नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 2J+1, और ये हो जाएगा 2J की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे है डीजनरेसी ऑफ हाइपरफाइन लेवल F इक्वल्स टू 3/2। तो डीजनरेसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, वो होता था 2F+1। तो F की वैल्यू 3/2 है, तो 2 × 3/2 + 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर पूछा है विच ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, तो ट्रांजिशन फॉरबिडन कौन सा होता है, अभी हमने बात की थी 0 से 0 जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होता है। तो 0 से 0 जो ट्रांजिशन है वो क्या होता है, फॉरबिडन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन लेवल्स दोनों में से लेस देन कौन है, तो I लेस देन J है, I लेस देन J है, तो हाइपरफाइन लेवल्स जो हो गए, हाइपरफाइन लेवल्स, तो हाइपरफाइन लेवल्स किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2I + 1, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 × 1 + 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, अगला क्वेश्चन है द टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स इन द हाई टेम्परेचर लिमिट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन स्पिन I स्टेट टू नंबर ऑफ स्पिन 0 स्टेट इज, है ना। तो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन के लिए S1/2, 2 स्टेट आ गई यहाँ पर, एक आ गई हमारे पास ये 1 स्टेट, तो F इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर स्पिन स्टेट है मतलब F की वैल्यू है, और एक बार F की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ हो गया N2 और यहाँ हो गया N1। अब N2/N1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है G2/G1, डीजनरेसी, और डीजनरेसी का फॉर्मूला 2F2 हो जाएगा ये +1 अपॉन ये हो जाएगा 2F1 + 1। तो F2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 × 1 + 1, और ये कितना हो गया, 2 × 0 + 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3/1। तो आंसर कितना आ गया, 3/1, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग, तो वो हाइपरफाइन लेवल मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिए, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पूछे जाना है।
फिर उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग को हम डिस्कस कर लें। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग है उसमें क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो जैसे ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ बीच में ये शार्प दिखाई दे रही है और दोनों तरफ से फैली हुई है इस तरह से। तो आइडियल केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन है शुड बी इनफाइनाइटली शार्प एट फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। न्यू नॉट मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी है जिसपे ये शार्प हो जाएगी, एकदम ऐसा बिल्कुल पीक ले लेगी, तो ये इनफाइनाइटली शार्प होगी आइडियल केस में। रियलिटी में क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी फाइनाइट विड्थ होगी। फाइनाइट विड्थ का मतलब दोनों तरफ फैली हुई है, आप देखोगे यहाँ पर ये ए से लेकर बी तक, ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट्स। तो ब्रॉडनिंग क्या होगा, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो ब्रॉडनिंग हम किसको कहेंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसकी इंक्रीमेंट जो आएगा उसको हम कहेंगे ब्रॉडनिंग। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम लिखेंगे आई नॉट से और हाफ इंटेंसिटी को हम लिखेंगे आई नॉट बाई टू से। तो विड्थ मेजर एट हाफ इंटेंसिटी पर जो विड्थ मेजर करी जाएगी यानी कि ए बी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। उसको हम क्या कहेंगे, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू न्यू बी माइनस न्यू ए। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू न्यू बी माइनस न्यू ए। तीन तरह की ब्रॉडनिंग होती है, एक होती है नेचुरल ब्रॉडनिंग, एक होती है डॉपलर ब्रॉडनिंग और एक होती है कॉलिजन या जिसको प्रेशर ब्रॉडनिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल ब्रॉडनिंग की। नेचुरल ब्रॉडनिंग में क्या होता है कि ये होती क्यों है कि अकर्स ड्यू टू फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अकर्स ड्यू टू फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल। और यहां पर हम यूज करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी और टाइम के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई टू। एच कट की जो वैल्यू होती है एच अपॉन टू पाई होती है, तो इसको आप एच अपॉन फोर पाई भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन के लिए एच कट बाय टू को हमने किसके बराबर लिख लिया, एच कट के बराबर लिख लिया और इसको इक्वल लगभग इक्वल मान लिया, लमसम। तो देयरफॉर यहां से डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी एच कट अपॉन टू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगी एच कट अपॉन टू डेल्टा ई। यदि इसका फ्रीक्वेंसी से रिलेशन निकालना है तो क्योंकि जो एनर्जी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रिलेशन होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू, और उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 1/2 पाई डेल्टा टी। डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये डेल्टा ई की वैल्यू यहां से रख दूंगा, तो ये देखो यहां रखता हूं, तो ये डेल्टा टी बन रहा है, एच कट की जगह मैंने लिख दिया एच अपॉन टू पाई इंटू टू ये लिखा हुआ है, और डेल्टा ई की वैल्यू मैंने रखी एच डेल्टा न्यू। तो क्या कटा, ये एच से एच कट गया, ठीक है, एच से एच कट गया, तो ये एच अपॉन टू पाई और एच से एच अपॉन टू पाई। हाँ, तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ये 2 पाई डेल्टा न्यू, डेल्टा टी की वैल्यू, और डेल्टा न्यू कितना आ गया 1/2 पाई डेल्टा टी। रिलेशन विद वेवलेंथ, तो न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी अपॉन लेमड़ा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा न्यू की वैल्यू माइनस सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर डेल्टा लेमड़ा, और यहाँ से डेल्टा लेमड़ा का जो फॉर्मूला आ जाएगा लेमड़ा स्क्वायर अपॉन 2 पाई सी डेल्टा टी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दो तरह की स्टेट बनती है लाइफ टाइम की वैल्यू जब हम निकालते हैं, तो वहाँ एक स्टेट बनती है मेटा स्टेबल स्टेट और एक बनती है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻³ सेकंड्स, और नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकंड्स। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या बनते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे देखो डॉपलर ब्रॉडनिंग, वो तो हो गई नेचुरल और ये हो गई डॉपलर। डॉपलर ब्रॉडनिंग होती किस वजह से, ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ एटम्स। ये आपको लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि डॉपलर ब्रॉडनिंग किसकी वजह से होती है, तो डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है वो थर्मल मोशन ऑफ एटम्स की वजह से होती है। मूविंग एटम्स कॉज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट एंड एमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी में जो एक चेंज आता है दैट इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। अब ये जो शिफ्ट है दो तरह का होगा, एक होगा न्यू इक्वल्स टू न्यू प्राइम, एक बार लिखा जाएगा 1 + v/c। ये जो v है इसका मतलब है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और एक बार लिखा जाएगा न्यू इक्वल्स टू न्यू प्राइम और 1 - v/c। तो ये दो फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा सुनाई देगी, और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा, और यहां पर जो शिफ्ट होगा उसको हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। यहां पर जो फॉर्मूला आएगा इसको हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। ये कब है, जब सोर्स अप्रोच कर रहा होगा ऑब्जर्वर को, सोर्स अप्रोच कर रहा होगा ऑब्जर्वर को। सिंपल सी बात है, आप खड़े हो, आपके पास कोई सायरन बजता हुआ रहा है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, है ना, तो वो सिंपल सा गणित है, यहाँ पर प्लस लग रहा है तो ज़्यादा आएगा,
और यहाँ पर ये जो शिफ्ट है ये शिफ्ट कहलाएगा रेड शिफ्ट। और रेड शिफ्ट कब होगा? जब सोर्स जो है वो दूर जा रहा होगा। जब सोर्स जो है वो दूर जा रहा होगा तो इसको हम कहेंगे रेड शिफ्ट। जो सी है ये सी, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये जो सी लिखा है ये सी क्या है? ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। आगे देखिए साहब, डॉपलर ब्रॉडनिंग फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी विड्थ निकालने का फार्मूला होता है 7.16 इंटू 10⁻⁷ न्यू नॉट अंडर रूट टी बाई एम। टी जो है वो होता है टेम्परेचर और एम का मतलब होता है एटॉमिक मास। वेवलेंथ के लिए फार्मूला हो जाएगा लैम्बडा डी और लगभग सेम फार्मूला है, यहाँ पर लैम्बडा नॉट आ जाएगा। एनर्जी विड्थ के लिए लगभग सेम फार्मूला है, यहाँ पर ई नॉट आ जाएगा। तो ये फार्मूला सेम है, बस ये जो नोटेशंस है वो चेंज हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ डेल्टा न्यू है, वेवलेंथ के लिए यहाँ डेल्टा डी है, डेल्टा लैम्बडा है और एनर्जी के लिए यहाँ पर डेल्टा ई लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इन तीनों को देखें तो डेल्टा न्यू डी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर हमने हाई कर दिया तो ब्रॉडनिंग जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा आ जाएगा। तीसरे टाइप की जो ब्रॉडनिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉलिजन या प्रेशर ब्रॉडनिंग। इट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्वेंट कॉलिजन बिटवीन एटम्स इन गैस। ये किस की वजह से हो रही है? कि जो गैस के अंदर एटम्स है उनके बीच में जो फ्रिक्वेंट टक्कर हो रही है, कॉलिजन हो रहा है, उसकी वजह से जो ब्रॉडनिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड कॉलिजन ब्रॉडनिंग। ये एटॉमिक एनर्जी को क्या करती है? डिस्टर्ब कर देती है और जिसकी वजह से फोटोन प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के, अलग अलग एनर्जी के। तो प्रोड्यूसिंग फोटोन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और अकर्स स्ट्रांगली एट हाई प्रेशर। ये जो कॉलिजन ब्रॉडनिंग है ये ज़्यादातर कब होती है? हाई प्रेशर के ऊपर होती है। इस केस में जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या आता है ब्रॉडनिंग का? 1/2 ND² अंडर रूट 3 kBT/m, जहाँ kB होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ एटम, T का मतलब होता है टेम्परेचर, D का मतलब होता है एटॉमिक डायामीटर और N का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ गैस। N का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ गैस। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूला से तो जो ब्रॉडनिंग है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? N के ऊपर, यानी कि प्रोपोर्शनल हो रही है N के। और इसका मतलब ये है कि हाई प्रेशर होगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा तो ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगी, नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कॉलिजन ज़्यादा होगा और ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगी। तो नेचुरल जो ब्रॉडनिंग है वो उसका जो कॉज है फाइनाइट लाइफ टाइम और उसमें जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? 1/Δt, यानी कि टाइम कम रहेगा तो ब्रॉडनिंग ज़्यादा रहेगी, टाइम ज़्यादा रहेगा तो ब्रॉडनिंग कम रहेगी। डॉपलर इफेक्ट में जो कॉज है वो क्या है? थर्मल मोशन है और इसमें जो ब्रॉडनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पर। और तीसरा जो कॉलिजन ब्रॉडनिंग है उसमें कॉज क्या है? एटॉमिक कॉलिजन, और उसमें जो ब्रॉडनिंग डिपेंड कर रही है वो गैस डेंसिटी यानी कि N के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज L1 एंड L2 emit light of 600 and 700 nm respectively if the frequency bandwidths are 10⁻⁻1 10⁻⁻3 gigahertz then the ratio of line width of L1 and L2 is approximately। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू हमें जो गिवन है लैम्बडा 1, वो लैम्बडा 1 की वैल्यू गिवन है 600 nm। डेल्टा न्यू 1 की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻1 गीगाहर्ट्ज। लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो है 700 nm और डेल्टा न्यू 2 ये वैल्यू हमें गिवन है 10⁻³ गीगाहर्ट्ज। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि न्यू बराबर होता है सी लैम्बडा और डेल्टा न्यू मैं अगर निकालूंगा तो ये बनेगा C/λ² और डेल्टा लैम्बडा। तो यहाँ से डेल्टा लैम्बडा 1 डेल्टा लैम्बडा 2 इक्वल्स टू ये वैल्यू बन जाती है डेल्टा न्यू 1 और डेल्टा न्यू 2 अपॉन ये बन जाता है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 स्क्वायर। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻³ और ये हो जाएगा 600 अपॉन क्या हो जाएगा? ये है 100, ये 1 लिखा हुआ भाई, 600 अपॉन 100, 1A तो 100 और इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये 10⁻2 बनेगा ये तो, और ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 है ना, ये बनेगा 36। एक मिनट सॉल्व कर लो इसको, 7 है कि 6 है? ये 6/7 और इसका स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 7 ही है, 7 एक मिनट 7 ही है भाई, ये 7 ही है, इसको 7 कर लो। तो ये है 700 और यहाँ पर इसको 7 करो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 75 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 75:1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। आगे देखो, एक्स रेज
एक्सरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की। टिपिकली इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर और 10 पावर -10 मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी रेंज होती है या इसकी वेवलेंथ होती है। और आर्मस्ट्रॉन्ग को हम 10 पावर -10 मीटर लिखते हैं, तो इसलिए इसको 10 पावर -10 मीटर भी बोला जा सकता है। ये क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल से, टारगेट जो मेटल है उससे स्ट्राइक करते हैं, तो जो एडिशनल फोटॉन्स निकलते हैं वो एक्सरे के फॉर्म में निकलते हैं। और जो एक्सरेज है उसको हम इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। एक्सरेज का जो प्रोडक्शन का फिनोमिना है उसको हम इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। दो तरह के एक्सरे होते हैं, एक होती है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे जो है उसको ब्रैम स्ट्रालुंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ब्रैम स्ट्रालुंग भी कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे कब प्रोड्यूस होगा? जब कंटिन्यूअसली डी एक्सेलरेट होगा फास्ट इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल टारगेट। जब जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल के जो टारगेट है उससे टकरा रहे हैं, जो लगातार डी एक्सेलरेट होंगे, तो उसकी वजह से जो कंटिन्यूअस एक्सरे है उसका क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये इसमें शेल्स बने हुए हैं, तो यहाँ से कोई न्यूक्लियस आ रहा है, ये यहाँ इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सीधा आता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने जो पाथ है उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पाथ से डिफ्लेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता हुआ जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाएगा। डिफ्लेक्शन की वजह से भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस एक्सरे कहेंगे। जर्मन टर्म के अंदर जो इसको नाम दिया जाता है ब्रेम स्ट्रालुंग, और ब्रेम स्ट्रालुंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टारगेट से तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, एक्सरे फोटोन के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरे फोटोन के अंदर, और जो अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे, डिफरेंट डी एक्सेलरेशन जो होंगे, वो क्या बनाएंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना देंगे। यहाँ पर इसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला कैसे है? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। तो डेल्टा ई, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में ली है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करें, एच और सी की वैल्यू रखें, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है 12400/E। अगर शॉर्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना है और शॉर्टकट बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये फॉर्मूला नैनोमीटर में चाहिए तो नैनोमीटर में आप इसको ऐसे लिखोगे 1240/E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जो ये वेवलेंथ आएगी नैनोमीटर के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? नैनोमीटर के अंदर आएगी। ठीक है, ये एक ग्राफ बना हुआ है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। ये वाली जो पैटर्न दिख रहा है ये कंटिन्यूअस एक्सरे का है, और यहाँ पर जो ये पीक्स दिख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली? लैम्बडा मिनिमम की, और लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू एक्सरे के लिए ट्यूब वोल्टेज, यदि एक्सरे के लिए ट्यूब वोल्टेज V है तो उस केस में मिनिमम जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 12400/V, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो मिनिमम वेवलेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ट्यूब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। मिनिमम वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ट्यूब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर दूसरा हमारे पास जो एक्सरे आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड। इनर शेल इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड मतलब कि मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालते हुए, उखाड़ते हुए बाहर ले जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ते हुए बाहर ले जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो उस तरह से लगातार एक वैकेंसी क्रिएट होती रहेगी। तो जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का होगा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होगा? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव के शेल इलेक्ट्रॉन। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आएगा, वो के शेल, KLMN सेल्स होते हैं हमारे पास, KLMN, तो वो क्या करेगा? के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन है हायर शेल से निकलकर लोअर शेल में नीचे गिर जाएगा, है ना। तो एनर्जी डिफरेंस आएगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा हाई से लो आने में उसको हम क्या कहेंगे? एक्सरे फोटोन। तो यहाँ से यहाँ आने में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सरे फोटोन। और ये जो एक्सरे फोटोन में लाइंस बनेंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट की होंगी। दीज लाइंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ R∞। R का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि इनफाइनाइट मास के लिए होता है। उसकी वैल्यू 1.07 × 10⁻⁷ पर मीटर।
जेड माइनस सिग्मा, जेड होता है एटॉमिक नंबर, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, और ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर 1/nf² माइनस 1/ni स्क्वायर। आर इनफाइनाइट का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एनआई का मतलब है इनिशियल लेवल और एनएफ का मतलब है फाइनल लेवल। अगर के शेल है तो के शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू हम लेते हैं 1, और अगर एल शेल है तो एल शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू लेते हैं हम 7.4। एल शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू लेते हैं हम 7.4। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइंस, एल से के यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे के अल्फा, एम से के यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे के बीटा, और एम से एल यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे एल अल्फा। तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन निकलेंगी, के एल, के में दो, के अल्फा के बीटा, तो एल से के ट्रांजिशन एल के एम है ना, तो एल से के में के अल्फा, एम से एल में, एम से के में के बीटा, और एम से एल में जो ट्रांजिशन है उसको हम एल अल्फा बोलेंगे। एक्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए सिलेक्शन रूल, डेल्टा जे जो है उसकी वैल्यू 0 ± 1, डेल्टा एल जो है उसकी वैल्यू ±1 होनी चाहिए, और डेल्टा एस है जो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मोजलेस लॉ, जो हमारे पास पेरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स है उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाने के लिए बाद में एक लॉ आया जिसमें मोजले लॉ कहा गया। आजकल जो पेरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स लगे होते हैं मोजले लॉ के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड आउट किया कि जो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो जेड माइनस सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है। उसने ग्राफ भी बनाया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी और जेड मतलब एटॉमिक नंबर के बीच में उस तरह की स्ट्रेट लाइन मिली। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक नंबर जेड इज फंडामेंटल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू जेड नॉट एटॉमिक मास। पहले पेरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं वो उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते थे, बाद में मोजलेस लॉ के बाद इसको अरेंज किया जाने लगा जेड के अनुसार। दिस करेक्टेड मालदीव्स पेरियोडिक टेबल एनोमलीज, जो पेरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है उसको इसने करेक्ट किया। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम कंटेन्स कंटिन्यूअस बैकग्राउंड, शार्प करेक्टरिस्टिक पिक, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कंटिन्यूअस बैकग्राउंड और शार्प करेक्टरिस्टिक पिक, ये यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें होता है। ठीक है, डिपेंडेंस किस किस पे डिपेंड करते हैं, तो कंटिन्यूअस एक्सरे जो है वो डिपेंड करती है ट्यूब वोल्टेज के ऊपर, और करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो डिपेंड करती है टारगेट मेटल के ऊपर। कंटिन्यूअस एक्सरे जो है वो डिपेंड करती है ट्यूब वोल्टेज के ऊपर, और जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो डिपेंड करती है टारगेट मटेरियल के ऊपर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट और बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप ना कर पाओ। इसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बचती, स्पेक्ट्रोस्कोपी बचती है, जो जिसको कि मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या मोस्ट प्रोबेबली 1.5 लेक्चर के अंदर उसको हम खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।